हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं आपके चैनल रुपेश रेनबो पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी सूचना दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए, और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर पसंद आए तो ही ये सारी काम कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग के हम पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकी का मतलब होता है दोस्तों नामकरण। तो जो हमारे वर्गीकी का पिता कहा जाता है वो हमारे लिनियस हैं, ठीक है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान के फादर बोलते हैं। थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटम नामक पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरिया एनुएलिया नामक पुस्तक हमारे अरस्तु जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, सेकंड नंबर, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। यहाँ पे भी नाम की चर्चा हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमारा लिनियस ही हो गए। थर्ड नंबर क्या है उसके बारे में आइए देख लीजिए। तो थर्ड नंबर है हम लोगों का, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी को प्रस्तुत किया था। अर्थात जो हमारे क्लासिफिकेशन के जो नेचुरल सिस्टम था, जो किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था, तो वो हमारे स्वीडिश के थे दोस्तों, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, पुष्पी पादपों को किस वर्ग में रखा गया है था, कहाँ रखा गया है, तो वो हमारा दोस्तों हो जाएगा फेनेरोगैम्स। देखिएगा, पुष्प का मतलब होता है दोस्तों फ्लावर, फ्लावर मतलब भी क्या होता है हमारा, पुष्प ही होता है। यहाँ पे फेनेरोगैम्स आ रहा है, एफ मतलब फ होता है, तो ऐसे भी आप इसको आंसर मान सकते हैं। अगर इस तरीके से आप नहीं याद रखना चाहते हैं तो आइए हम फेनेरोगैम्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, सारे ऑप्शन के बारे में, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा फेनेरोगम होता है वो क्या होता है, तो फेनेरोगम का जितना भी पौधा होगा दोस्तों वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। वही अगर हम क्रिप्टोगैम्स की बात कर लें तो विकसित तो ये भी पूर्ण रूप से नहीं ही होता है, पर इसके जो जनन अंग होते हैं वह हमारे छुपे हुए होते हैं। और क्रिप्टोगैम्स का जो पौधा होता है, अधिकतर पौधा हमारा पानी में ही होता है। अब हम लोग ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी की। तो ब्रायोफाइट्स क्या होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है, ठीक है। इसे एम्फीबिया ऑफ ब्रायो, पादप जगत प्लांट किंगडम का एम्फीबिया बोला जाता है। ब्रायोफाइट जल एवं भूमि दोनों पे पाए जाते हैं। अगर टेरिडोफाइट की हम लोग चर्चा करते हैं तो टेरिडोफाइट क्या होता है, टेरिडोफाइट में जो पौधे का शरीर होता है अर्थात पादप का जो शरीर होता है वो हमारा जड़, तना और पत्ती में विभक्त होता है। जड़, तना, पत्ती में विभक्त होता है और इसमें संवहन तंत्र उपस्थित होते हैं। संवहन तंत्र कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। अगर आप लोग को जाइलम, फ्लोएम या प्लांट के बारे में और अच्छे से देखना हो वीडियो, तो आप मेरे 10th क्लास के बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर प्लांट में देखिएगा, उसमें आप अच्छे से चर्चा की गई है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादपों को रखा गया कहाँ दोस्तों, तो ये तो सिंपल आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि फेनेरोगैम में पुष्पी को रखा गया है तो इसका अपोजिट क्रिप्टोगैम्स। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, 6 नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं। तब वर्गीकरण की जो हमारी आधारीय इकाई होती है, क्लासिफिकेशन का जो हमारा बेसिक यूनिट होता है वो हमारा स्पेसीज होता है दोस्तों। 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर है हाइड्रोफाइट्स होते हैं। तो जहाँ भी दोस्तों आप लोग का हाइड्रो लग जाएगा ना, समझिए उसमें वाटर के बारे में चर्चा होगी, अर्थात जल के बारे में चर्चा हो गया। फाइट्स मतलब पादप होता है दोस्तों, पौधा होता है दोस्तों। तो ऑप्शन को इसमें एलिमिनेट कीजिए। पादप रोग में ना जल है, जड़विहीन में भी जल नहीं है, समुद्री जीव है, इसमें जल तो है पर जीव के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन इसमें जलीय पौधा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही होगा, 7 नंबर। 8 की बात करते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके किस चीज़ के बारे में बताते हैं दोस्तों। जो द्विनाम पद्धति है वो किस चीज़ के बारे में बताते हैं, तो वो हमारे पौधों के वंश तथा जाति के बारे में बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 9 नंबर की बात करते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं
किंतु पुष्प नहीं उगते हैं या पुष्प नहीं लगते हैं, वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो उसका आंसर हो जाएगा आप लोग का अनावृत बीजी। अनावृत बीजी को हम लोग याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं। ये बिना फूल वाले होते हैं दोस्तों। आवृत बीजी क्या होता है दोस्तों? तो आवृत बीजी के बारे में आइए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। इसके अपोजिट ठीक ये फूल वाले हो जाएंगे और इसे हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। याद रखिएगा कि क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को कि हम लोग आवृत बीजी को और किस नाम से जानते हैं, तो एंजियोस्पर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। रेडियोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। 10 नंबर की बात कर रहे हैं कि जीवाणु की खोज जो हुई थी वो किसने की थी दोस्तों? तो उसके बारे में देख लीजिए। ये जो हमारे ल्यूवेनहुक थे, यही हमारे जीवाणु की खोज किए थे। और अगर हम ये तो आंसर आपका डी हो गया दोस्तों, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने किए थे। लेकिन अगर टेमिन साइंटिस्ट की बात की जाए तो इनका जो पूरा नाम था दोस्तों, ये हॉवर्ड मार्टिन टेमिन था। इनका पूरा नाम हॉवर्ड मार्टिन टेमिन था। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे दोस्तों। ये हमारे अनुवांशिकविद और विषाणु वैज्ञानिक थे। ये हमारे अनुवांशिक वैज्ञानिक और विषाणु वैज्ञानिक थे दोस्तों। इन्हें 1975 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ्लेमिंग की। तो फ्लेमिंग के बारे में आप लोग को शायद पता हो या नहीं हो, पर जो हमारे पेनिसिलिन की खोज किए थे, हमारी पेनिसिलिन की जो खोज हुई थी वो हमारे किसने की थी? फ्लेमिंग ने ही की थी। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ये स्कॉटलैंड के थे दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, ये हमारे स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक एवं औषधि निर्माता थे। और इनको पेनिसिलिन की खोज के लिए, जो हमारा पेनिसिलिन का फ्लेमिंग खोज किया था, इन्हें 1945 में उसके लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1945 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, रट लीजिएगा। 11 नंबर की बात करते हैं हम लोग। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? अब आइए चारों ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ये गलत है दोस्तों। स्वपोषी तो होते हैं पर सभी नहीं होते हैं। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। अधिकांश होते हैं, सभी नहीं होते हैं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं, ये सही है, किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं, किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। 12 नंबर की हम लोग चर्चा करते हैं कि जीवाणुओं का पौधों माना गया है। जीवाणुओं को पौधों माना गया है क्योंकि इस कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें जीवाणु को पौधा माना गया। क्यों माना गया है? तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये गति नहीं कर सकते हैं, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ये तो बात तो सही है, ये कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए इनको जीवाणुओं को पौधा माना गया है। 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर की दोस्तों, 13 नंबर में हम लोग का क्या है कि जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो जो हमारे जीवाणुविक कोशिकाएं होते हैं, इसमें क्या चीज नहीं होता है? तो वो हमारी सूत्रकणिका उपस्थित नहीं होती है दोस्तों। सूत्रकणिका क्या है? तो सूत्रकणिका के बारे में डीएनए, आरएनए, एक तरह से ये हमारे उसके बारे में चर्चा करती है दोस्तों। तो सूत्रकणिका हमारे डीएनए से रिलेटेड है। कोशिका भित्ति जो हमारा सेल है दोस्तों, इसके बाहर एक बहुत ही मोटी लेयर होती है जो हमारी कोशिका को बाहरी आघातों से बचाती है, उसी ही हम लोग कोशिका भित्ति या सेल वॉल भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आइए देख लीजिए। तो कोशिका द्रव, ये तो कोशिका द्रव में ही उपस्थित होता है दोस्तों, ठीक है। कोशिका द्रव को हम लोग साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। कोशिका द्रव में उपस्थित यह सूक्ष्म कण है। और इसका जो राइबोसोम का कार्य होता है वो हमारा क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन को यह संश्लेषित करता है। नेक्स्ट एक लाइन और है दोस्तों, हम बता दूं, राइबोसोम की जो खोज हुआ था वो किसने किया था? तो 1950 में रोमानिया के साइंटिस्ट हैं। रोमानिया के साइंटिस्ट कौन थे? हमारे जॉर्ज पेलेड ने
राइबोसोम की खोज की। ये स्कॉटलैंड निवासी थे, 1950 ईस्वी में खोज किए थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों 14 नंबर की, कि 14 नंबर में क्या है। 14 नंबर में है दोस्तों, जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है, वह कैसी होती है। पूछ रहा है दोस्तों, जो जीवाणु होता है वो किस आकृति में, किस आकार में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों छड़ रूपी में। 15 नंबर देखिएगा, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे गोलाणु कहलाते हैं दोस्तों। 16 नंबर देखिएगा, एक गोल जीवाणु कहलाता है। एक गोल जीवाणु को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग कोकस के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम लोग 17 नंबर की ओर। 17 नंबर क्या है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, मतलब जो एक सर्पिल जैसी जो रचना होगी वह, उस जीवाणु को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस जीवाणु को हम लोग एस्पाइरिलम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 अर्थात 18 नंबर की ओर आते हैं दोस्तों। तो 18 नंबर में है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों, जो जीवाणु में होता है वह वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है 19 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो जो हमारा जीवाणु होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला जीव भी क्या था, बैक्टीरिया ही था। 19 नंबर की हम लोग बात हो गई है। अब 20 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। तो 20 नंबर क्या बोल रहा है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आश्लेष कहलाता है। तो देखो, बैक्टीरिया में जो हमारा प्रकाश संश्लेषी पाया जाता है अर्थात जो प्रकाश संश्लेषी पदार्थ पाया जाता है उसे हम लोग वर्णिक लवक भी बोलते हैं। 21 की बात कर रहे हैं कि 21 में है, पास्चर प्रसिद्ध है। पास्चर जो हमारे थे, पास्चर जो लुई पास्चर की यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों। इनका पूरा नाम लुई पास्चर हुआ। लुई पास्चर जो खोज किए थे वो रेबीज वैक्सीन किया था, रेबीज के टीके की खोज किए थे जो हमारे कुत्ते के काटने पर होता है। तो ये रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है पास्चर। ऑप्शन नंबर सी 21 का आपका आंसर हो जाएगा। 22 की बात कर रहे हैं, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो निम्न में से सबसे छोटा जीव होता है दोस्तों वो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है। 23 अगर देखा जाए, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर हम लोग चलेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरी जीवाणु इसको हम लोग बोलते हैं। 24 की अगर हम लोग बात करते हैं कि मूल ग्रंथिकाओं अर्थात रूट नोडुल्स होती हैं वो पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती है। जो मूल ग्रंथिका होती है वह किसमें पाई जाती है, तो वो हमारे लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में पाई जाती है। 25 की हम लोग बात करते हैं। तो 25 में क्या होता है, तो अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। देखो दोस्तों, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु इसलिए नहीं रह पाते हैं क्योंकि उसमें जो जीव द्रव होता है ना वह कुंचित हो जाता है, इससे वह मर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। 26 की हम लोग बात करते हैं, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है दोस्तों। तो मानव की आंत में जो पाया जाने वाला बीमारी है उसे हम लोग एशेरिचिया कोलाई बोलते हैं, एशेरिचिया कोलाई बोलते हैं। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु, तपेदिक को हम लोग टीबी या ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं दोस्तों। तपेदिक का दूसरा नाम हमारा टीबी या ट्यूबरकुलोसिस है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। 28 की हम लोग बात करते हैं, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो भोजन की जो विषाक्तता होती है अर्थात जो भोजन हमारा विषैला होता है वह हमारे किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा हमारा भोजन की विषाक्तता होती है। अगर हम लोग साल्मोनेला की बात किया जाए, ध्यान से सुनिएगा, साल्मोनेला क्या करता है। तो साल्मोनेला क्या होता है ना, जब हम दूषित भोजन करते हैं तो यह साल्मोनेला हमारे जठर रस में प्रवेश कर जाती है और भोजन को विषैला कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं, उसका आंसर आप लोग देख लीजिए 29 का क्या होगा। तो जो हमारा एंटीबायोटिक्स अधिकतर जो प्राप्त होते हैं वह हमारे जीवाणु से ही प्राप्त होते हैं।
30 नंबर देखिएगा, यदि एक जीवाणु की कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे। एसएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको 64। 31 की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में कौन सी फसल सहायक होती है। तो इसका जो हमारा फली प्रकार का जितना भी पौधा होगा दोस्तों, वो हमारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक होता है। 32 की हम लोग बात करते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। जो हमारा लेग हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है दोस्तों, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है। तो जो हमारा ऑक्सीजन का अवशोषण होता है दोस्तों, वही हमारा लेग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अवशोषण करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। 33 की अगर बात करते हैं कि 33 में क्या है, तो निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो जो हमारा बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो उसे आप लोग आंसर दे सकते हैं तपेदिक। ये हमारा जो टीबी है, टीबी का जो बीमारी होता है जिसे हम लोग तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, ये हमारी बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। 34 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 34 में देखिए कौन सा क्वेश्चन है। 34 में है, मृदा में अर्थात मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला जो हमारा जीवाणु होता है वह कौन सा है। तो वो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा एनाबीना। एनाबीना जो होता है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्ताजीवी जीवाणु होता है। 35 देखिए, प्रशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है, जिससे हमारा खाद परिरक्षण में यह मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, ये आप लोग को आता होगा। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये हमारा लैक्टोबैसिलस होता है, जो दही को जमाने का कार्य करता है। 37 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसी के द्वारा हमारा दूध खट्टा होता है। 38 नंबर देखिएगा, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है दोस्तों। तो वो हमारा लैक्टोबैसिलस ही है, इसी से हमारा दही जमता है और दूध से दही जमता है। 39 की हम लोग बात करते हैं, निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। 39 में पूछ रहा है आप लोगों का कि कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को राइजोबियम। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा किए थे कि फली पौधों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह ज़्यादा होती है। 40 नंबर देख लेते हैं, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी दोस्तों। तो वो हमारे जो थे इवानोव्स्की साहब थे, जो विषाणु की खोज सर्वप्रथम किए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग कल से फिर से इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।